गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को प्रणाम दोस्तों। मैं दर्पण क्लासेस बाय विपिन चौधरी। आज आपके लिए जीएस में हम पढ़ाएंगे इंडियन ज्योग्राफी। जैसे कि आपका टॉपिक चल रहा है भारतीय भूगोल। भारतीय भूगोल में हमने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था कि नेशनल पार्क, हमारे भारतवर्ष के अंदर नेशनल पार्क और अभ्यारण्य के बारे में। तो नेशनल पार्क हम आपको डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो आपका टॉपिक चलेगा वो चलेगा अभ्यारण्य। अभ्यारण्य के बारे में मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगा। तो सभी बच्चे जो मेरा वीडियो देखते हैं वो अभ्यारण्य, ये अभ्यारण्य होता क्या है? जहां वन्य जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए राज्य सरकार भूमि आवंटित करके, मतलब कि भूमि को संरक्षित क्षेत्र, वो वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र जहां राज्य सरकार उसे संरक्षण प्रदान करती है। कैसे? एक तो पक्षी और एक वन्य जीव, दोनों के लिए जो संरक्षण प्रदान करती है उसे हम जीव अभ्यारण्य कहते हैं। हमारे भारतवर्ष के अंदर लगभग 500 अभ्यारण्य है। 500 अभ्यारण्य में से अकेले अंडमान निकोबार, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, लगभग 100 अकेले अंडमान निकोबार में है। सवाल पूछ लिया जाता है, उत्तर प्रदेश पीसीएस ने एक बार एक सवाल पूछा कि उस स्टेट का नाम बताइए जिसमें सर्वाधिक जीव अभ्यारण्य पाए जाते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार का नाम आता है। मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में जब मैंने आपको नेशनल पार्क पढ़ाए थे, पूरे भारतवर्ष में 100 नेशनल पार्क थे। डायरेक्ट वन लाइनर में कभी कभी फैक्ट के रूप में पूछ लिया जाता है कि हमारे भारतवर्ष में नेशनल पार्क कितने हैं, हमारे भारतवर्ष में जैवमंडल पार्क कितने हैं। जैवमंडल पार्क के बारे में बताना चाहूं तो हमारे भारतवर्ष में, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहा करें, जैवमंडल पार्क, बायोस्फीयर पार्क जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, वो 18 जैवमंडल पार्क है। हमारे यहाँ नेशनल पार्क 100 हैं, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में इंगित करे थे। उसमें भी अंडमान निकोबार के अंदर महत्वपूर्ण, जैसे कि महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, बहुत सारे नेशनल पार्कों का उसमें मैंने अध्ययन करके आपको बताया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, द्वारा से वापस आएंगे। हम नेशनल पार्क पढ़ चुके हैं, आप स्टडी कर रहे होंगे, ये मुझे उम्मीद है कि आप लगातार, आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं, आप लेकर कांस्टेबल से लेकर ओपीसीएस तक का कोई भी फैक्चुअल क्वेश्चन एंड डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन इससे सॉल्व कर सकते हो। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अभ्यारण्य को आप ध्यान से पढ़ें। हमारे भारतवर्ष में सबसे पहली बात, कितने अभ्यारण्य पाए जाते हैं? 500। 500 में से 100 अभ्यारण्य किसमें पाए जाते हैं? कुल कितने पाए जाते हैं? 500। अभ्यारण्य की संख्या कितनी होती है? 500। अपनी कॉपी में अपनी भाषा में इंगित करते रहें। और 100 जो पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार में। किसमें पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार में। तो मेरे प्यारे बच्चों, अंडमान निकोबार के अंदर 100 अभ्यारण्य पाए जाते हैं। अभ्यारण्य होते क्या हैं? राज्य सरकार वन्य एवं जीवों को संरक्षण प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है बच्चों? संरक्षण प्रदान करती है, मतलब कि सुरक्षा प्रदान करती है। तो सुरक्षा प्रदान करने का मतलब क्या है? कि सभी को सुरक्षा प्रदान करना। कि सुरक्षा किस तरह से प्रदान की जाती है? उनके लिए आवंटित कुछ फोर्स लगाई जाती है, कुछ लोगों का आना जाना, कुछ ऐसा रुकाव रहता है जहां प्रत्येक व्यक्ति उस क्षेत्र में क्या नहीं कर सकता? प्रवेश नहीं कर सकता। उसी स्थिति को हम अभ्यारण्य कहते हैं। सवाल दो बनते हैं, सब कुल कितने हैं? 500। सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार के अंदर। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करने के बाद अगला जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। दूसरी बात, अभ्यारण्य कौन से प्रकार के होते हैं? अभ्यारण्य 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहले इसे करेंगे, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से अभ्यारण्य होते हैं? 2 टाइप्स ऑफ अभ्यारण्य जो होते हैं। नंबर 1 कौन सा होता है? एक तो होता है पक्षी अभ्यारण्य। पक्षी अभ्यारण्य कौन सा होता है? पक्षी अभ्यारण्य वो होता है कि जहां पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, वो पक्षी अभ्यारण्य कहलाता है। दूसरा होता है वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसमें वन्यों का अध्ययन होता है, उसे वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम से जानते हैं। पक्षी अभ्यारण्य में 2 हैं। देखो, दोनों ही तुम्हारे उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। जैसे कि चंद्रप्रभा है, ये वाराणसी के अंदर पड़ता है। वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर एक जिला है। बनारस में वाराणसी डिस्ट्रिक्ट वाराणसी बनारस आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर। एक पड़ता है नवाबगंज। नवाबगंज आपको कहां पड़ता है? नवाबगंज की बात करें तो ये उन्नाव के अंदर पड़ता है। उन्नाव में इस चीजों का अध्ययन किया जाता है, उन्नाव में उस चीज को माना जाता है। वन्यजीव अभ्यारण्य कितना है? एक तो है वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1972 में की गई थी, और वन्यजीव अभ्यारण्य में अनेक प्रकार के अभ्यारण्य पाए जाते हैं।
अनेक प्रकार के अभ्यारण्य पाए जाते हैं। तो अनेक प्रकार के अभ्यारण्य कौन से होते हैं कि हर स्टेट में 500 अभ्यारण्य हैं, जिसमें से कुछ अभ्यारण्य प्रमुख हैं। उन प्रमुख अभ्यारण्य के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले वन्यजीव अभ्यारण्य, यहाँ तक आपने नोटिस किया होगा, हाथ के साथ अपने से नोटिस करते रहा करें। पहले की बात है, अब ये हुई थी कहाँ पे, एक लोकटक झील होती है, लोकटक झील जो थी मनहर के लिए मणिपुर की जो सबसे मीठे पानी की झील है उसे हम लोकटक झील कहते हैं, जो मणिपुर है। मणिपुर में हिंगोल परियोजना के अंदर वर्ष 1970 में हंगुल परियोजना का प्रारंभ किया गया था। हंगुल परियोजना का प्रारंभ किया गया, हंगुल योजना का प्रारंभ किया गया। इसी आधार पर है ना, सवाल पूछ लिया जाता है 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, आपको वन्यजीव संरक्षण अधिनियम एक एक्ट बनाया हमारी भारत सरकार ने कि भाई वन्यों के जीवों के संरक्षण के लिए एक संरक्षण बनाइए, जो 1972 में हर परीक्षा में एक सवाल अवश्य पूछा जाता है। वन्यजीव संरक्षण पूछे तो 1980, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। वन्यजीव संरक्षण पूछे तो 1972। ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, ये एक्ट है कि जिसे हमारी भारत सरकार ने इसे बनाया। अब आगे की बात आती है, यदि हम करें तो इसमें प्रोजेक्ट, दो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं अभ्यारण्य का मतलब जीव में। एक तो होता है लाइन प्रोजेक्ट और एक होता है टाइगर प्रोजेक्ट। लाइन प्रोजेक्ट और टाइगर प्रोजेक्ट। लाइन प्रोजेक्ट की बात करें, एक तो होगा परिवार में, एक होगा लाइन प्रोजेक्ट, जिसे हम लाइन प्रोजेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइन प्रोजेक्ट। लाइन प्रोजेक्ट का मतलब क्या होगा कि जो शेरों की योजना है, और एक होता है टाइगर प्रोजेक्ट। हमारे कुछ भारतवर्ष के अंदर ऐसे राज्य हैं जहां इन प्रोजेक्ट को स्थानांतरित किया गया है या इनको संरक्षण प्रदान किया गया है। पहले प्रोजेक्ट की बात करें तो इस तरह से, पहला प्रोजेक्ट यदि हम बात करें लाइन प्रोजेक्ट की बात करें तो इसे हम लाइन प्रोजेक्ट क्यों बोलते हैं, लाइन प्रोजेक्ट के बारे में आप थोड़ा सा समझना चाहेंगे। लाइन प्रोजेक्ट क्या है? 1972 में लाइन प्रोजेक्ट का प्रारंभ किया था। कभी कभी एक सवाल पूछा जाता है छोटे से सवाल में फैक्ट के रूप में, भारत में कितने शेर हैं? देखो भारत में 523 शेर हैं, लेकिन ये शेर पाए कहां जाते हैं? वैसा जाए तो गिर गुजरात में शेरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। गिर एक जगह है गुजरात में। तो लाइन प्रोजेक्ट की स्थापना 1972 में प्रारंभ की गई थी। 1972 में प्रारंभ की गई थी। इस प्रारंभ की गई योजना को प्रारंभ की गई 1972 में प्रारंभ की गई, ठीक है। अब इसमें भारत में 523 शेरों का आकलन आया है। 523 शेर हैं, और भारत में सबसे ज्यादा शेर जो पाए जाते हैं वो गिरी में पाए जाते हैं। गिरी गुजरात एक अभ्यारण्य केंद्र है। गिरी गुजरात अभ्यारण्य केंद्र में सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं? गिरी गुजरात अभ्यारण्य केंद्र में सर्वाधिक शेर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? सर्वाधिक शेर पाए जाते हैं। बात अब यहाँ की नहीं है, सर्वाधिक शेरों की संख्या टोटल 523 है। इनमें भी वो क्षेत्र है कौन सा वाला, जैसे कि गिरी गुजरात, जिसमें सर्वाधिक शेर पाए जाते हैं। अब आगे बात करते हैं, लाइन प्रोजेक्ट हो गया। लाइन प्रोजेक्ट के बाद में आती है टाइगर प्रोजेक्ट की बात। टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं। प्रोजेक्ट आ गया, ये 1973 में काम गया था, और इसका जो पर्व है जिम कार्बेट में ये पहला है, और वर्तमान में 47 प्रोजेक्ट टाइगर है। मैं इसे थोड़ा सा मिटाना चाहूंगा, ऊपर से धीरे धीरे आप समझते जाएंगे, ठीक है। इसे धीरे धीरे समझते जाएंगे और अपनी समझ में करते जाएंगे। सभी स्टूडेंटों से मेरा एक निवेदन रहता है कि जो भी क्लास में आपको कराऊं अपनी नोटबुक अवश्य लेकर बैठें। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे दिमाग से उतर जाती हैं, तो इसीलिए अलग से करेंगे, इसे करेंगे। जैसे कि अगली बात हम करेंगे टाइगर प्रोजेक्ट की बात करेंगे। टाइगर प्रोजेक्ट की बात करेंगे। टाइगर प्रोजेक्ट क्या है? टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में यह 1973 में प्रारंभ किया गया था, और 1910 में प्रारंभ हुआ था। और ये जिम कार्बेट जो कि जिम कार्बेट, ठीक है ना, उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड में है। वह टाइगर प्रोजेक्ट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है? टाइगर प्रोजेक्ट के लिए प्रसिद्ध है।
ठीक है, इसको डिवाइडेड भी किया। जिम कॉर्बेट सबसे पुराना अभ्यारण्य केंद्र है, जिम कॉर्बेट टाइगर प्रोजेक्ट केंद्र है। इसकी प्रारंभ 1973 में हुई थी। फिर मैं आपको एक बात रिप्लाई करता हूं कि जिम अभ्यारण्य को दो भाग में जाता है, एक लायन प्रोजेक्ट और एक टाइगर प्रोजेक्ट। लायन प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया 1972 में, उसके बाद 1973 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट जो है, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में स्थित है। यह टाइगर प्रोजेक्ट के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बहुत ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं। टाइगर का संरक्षण प्रदान किया जाता है, नंबर 1 बात। नंबर 2 की बात, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट टाइगर इससे भी है। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में पड़ता है, एक नागार्जुन सागर बराबर में। सागर और महासागर के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसमें एक तरफ लैंड हो, चारों तीनों तरफ पानी हो, उसे हम सागर कह देते हैं। क्या कहते हैं? करंट इंग्लिश में CU कर, उसे हम सागर बोल देते हैं। जिसमें चारों तरफ पानी ही पानी हो, उसे महासागर बोल देते हैं। इंग्लिश में उसे ओशियन बोलते हैं, है कि नहीं? उसे ओशियन बोल देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि टाइगर प्रोजेक्ट के लिए सबसे फेमस है नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर जो है, नागार्जुन सागर के आसपास जो नागार्जुन सागर टाइगर प्रोजेक्ट के लिए फेमस है। टाइगर प्रोजेक्ट को नागार्जुन सागर भी टाइगर प्रोजेक्ट के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। यहाँ भी टाइगर प्रोजेक्ट का विशेष करके काम किया जाता है, इसे टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में जाना जाता है। अच्छा, आगे की हम बात करते हैं। जैसे कि हमने विशेष करके आगे देखा है, और कई सारे प्रोजेक्ट हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि कान्हा किस्ली में 2014 में यदि हम आकलन करें, पहले भी हमने आकलन किया, वर्ष तक लगभग हमारे भारतवर्ष में एक बार पूछ लिया जाता है, कभी कभार ईवीएस पूछ लेती है इस सवाल को कि हमारे भारतवर्ष में बाघों की, मतलब प्रोजेक्ट चीता की संख्या कितनी है? तो बाघों की संख्या लगभग कितनी है? लगभग कितनी है? 2263 काउंट की गई है, मतलब राउंड फिगर में जीपीएस से देखा है तो 2263 हमारे यहाँ बाघों की संख्या है। दूसरा, इनमें सर्वाधिक 406 कहां पाए जाते हैं? उत्तराखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड, एमपी। कर्नाटक में इनके उत्तराखंड, एमपी, तमिलनाडु, ये इनके क्षेत्र है जहां सर्वाधिक 403 टाइगर यहां पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? तो कर्नाटक में कितना है? 403। उसके बाद उत्तराखंड है ही है, मैंने बताया था। फिर उसके बाद एमपी मध्य प्रदेश, ये भी जंगलों का, और फिर तमिलनाडु। मैंने आपको बताया था भारतवर्ष के अंदर सर्वाधिक वन जो पाए जाते हैं, यदि केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर तो मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान आता है, और यदि सबसे कम पाए जाते हैं तो हरियाणा का स्थान आता है। ये अपने जहन में 24 घंटे में। जहां जंगलात ज्यादा होंगे, उन्हीं जंगलातों में सर्वाधिक शेरों की संख्या, मतलब जीव जंतु वहां ज्यादा पाए जाते हैं, और वहीं संरक्षण के लिए अभ्यारण्य केंद्र बनाया है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने इसे बनाया है। उसके बाद कर्नाटक में भी कुछ क्षेत्र में जंगल पाए जाते हैं, पहाड़ी एरिया से थोड़ा हटकर, वहां 403 कुछ पहाड़ी पठार है, 403 टाइगर प्रोजेक्ट का वहां होना पाया गया है। हमारे पूरे भारतवर्ष के अंदर जो बाघों की लगभग संख्या है वो 2263 है। इसे अपने जेल में रखें, फैक्ट के रूप में पूछ लिया जाता है। तो मैं कहता चाहूंगा कर्नाटक के लिए बहुत सारी बाघों की। अब ये है, एक ऐसा सवाल पूछा गया, अभी मैंने देखा एक उसमें पीसीएस में सवाल पूछा गया कि टाइगर प्रोजेक्ट का देश किसे कहा जाता है? चीतों का देश प्रदेश किसे कहा जाता है? एमपी को टाइगर प्रोजेक्ट का, क्योंकि यहाँ भी अच्छी खासी संख्या में टाइगर प्रोजेक्ट का, ठीक है ना, टाइगर प्रोजेक्ट का प्रांत, मतलब प्रांत या कोष्टक में लिखना प्रदेश कहा जाता है। किसे कहा जाता है? इससे ये कई बार सवाल पूछा है, ये एसएससी ने भी सवाल पूछा है, और ये यूपी SSC ने भी कई बार सवाल पूछा है कि टाइगर का प्रदेश किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को टाइगर का प्रदेश कहा जाता है। अच्छा, अब आगे देखिए, अब ये जो गणना की गई है कि लगभग ये कितना है, ये गणना किससे की जाती है? टाइगर प्रोजेक्ट और लर्न प्रोजेक्ट, इन दोनों की गणना गलती कैसे? ये जीपीएस के लिए होता है, जिसे बोलते हैं ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। जैसे कि आप देखा है उत्तर प्रदेश के अंदर या किसी भी
आप 112 नंबर मिलाएंगे तुरंत पुलिस आती है, वहां कॉल पहुंचती है, पुलिस का पहुंचना जरूरी है। वो 112 नंबर ये कहती है कि जीपीएस सिस्टम मतलब ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, मतलब कहां किसकी क्या स्थिति है। तो जब हम 112 नंबर पुलिस को मिलाते हैं, जो हमारे नियर अबाउट होगा पुलिस भागकर गाड़ी या मोटरसाइकिल से पहुंचती है। कुछ लोग पहले पुलिस वाला बहाना लेते थे कि जी हम वहां गलियों में नहीं पहुंच पाए, हमें डायरेक्ट डायरेक्शन नहीं मिली, तो लोगों ने 112 नंबर की मोटरसाइकिल पुलिस ने दे दी कि आप मोटरसाइकिल से 2 कांस्टेबल भागकर पहुंच सकते हैं, ताकि मौके की स्थिति को नियंत्रण किया जा सके। तो इसीलिए उसके लिए जीपीएस सिस्टम है, उसकी कॉल को हम साक्ष्य के रूप में अपने कोर्ट में जज साहब के सामने रख सकते हैं कि साहब मैंने 112 नंबर पर कॉल किया, पुलिस ने मेरी कोई सहायता नहीं की, उसी को हम 112 नंबर बोलते हैं। तो 112 नंबर का कॉल रिकॉर्ड जीपीएस सिस्टम के आधार पर आता है। उसी तरह से हम जो इनकी संख्या है, इन संख्या की गणना, इन संख्याओं की व्याख्या जो करते हैं वो किसके आधार पर करते हैं, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के आधार पर करते हैं। तो देखें इसे जीपीएस सिस्टम, जीपीएस सिस्टम के आधार पर बाघों की गणना, बाघों में शेरों की गणना कर देते हैं, शेरों की गणना कर देते हैं। देखो छोटे वनडे एग्जाम में हमेशा फैक्ट आते हैं, बड़े पेपर में हमेशा स्ट्रेट आते हैं। जब तक हम किसी चीज की पृष्ठभूमि को नहीं जानेंगे, जब तक हम जनरल स्टडी में सवाल सही नहीं कर पाएंगे। चाहे आप वनडे का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप बड़ा पेपर दे रहे हो, वनडे के किसी भी पेपर में, फैक्ट के पेपर में, आईएएस का भी एक वनडे एग्जाम होता है और पीसीएस का भी एक वनडे हो जाता है, लोअर पीसीएस का भी, और छोटी परीक्षाओं में उसमें हमेशा फैक्ट वाले क्वेश्चन, 1-2-4 क्वेश्चन जरूर डालते हैं। तो छोटे छोटे फैक्ट वाले क्वेश्चंस को मेरी वीडियो के अंतर्गत जब भी देखा जाए तो उसे अपनी कॉपी पर नोट डाउन अदर करें। दूसरी बात, जो इन्हें करोगे तो सवाल गलत होने की आशंका नहीं होती। मैं जीएस में 90% ये दावा करता हूँ, 90% अपने सब्जेक्ट में, कि आप बिल्कुल सही क्वेश्चन कर दोगे यदि आप वीडियो ध्यान से सुनोगे और अपनी कॉपी में उसे नोट डाउन करते रहोगे। जो टॉपिक होगा उस टॉपिक की खास बात हर स्टेट की आप जब नोट करोगे तो एक दिन धीरे धीरे जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक साथ समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता? जैसे कि हम हिस्ट्री की बात करें, जब तक हमें पीछे की पृष्ठभूमि उसकी पता नहीं होगी तब तक हमें हिस्ट्री कभी भी नहीं होगा। हमें पास्ट का पता होना बहुत जरूरी है, वरना हम अगली चीज को इंटीग्रेटेड नहीं कर पाते। इसका कारण क्यों रहा, तो युद्ध हुआ तो उसका कारण क्यों रहा, ऐसे ही कुछ घटनाएं होती है, इसलिए हमें सारी घटनाओं को जानना होता है। जैसे कि आगे की बात करें, अब जैसे प्रोजेक्ट है टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट टाइगर की लोकेशंस भी होती हैं। प्रोजेक्ट टाइगर के लिए लोकेशन है इनकी, क्या क्या लोकेशन है, प्रोजेक्ट टाइगर और लोकेशन की स्थिति। तो प्रोजेक्ट टाइगर और एक होती है इनकी लोकेशन, इनकी क्या स्थिति है। एक तरफ लोकेशन के बारे में बात करेंगे, प्रोजेक्ट टाइगर और लोकेशन। प्रोजेक्ट टाइगर और लोकेशन के बारे में जैसे मैंने अभी आपको बताऊं, दूधवा पड़ता है, जैसे दूधवा है ये यूपी में है, दूधवा नेशनल दूधवा प्रोजेक्ट योजना, ये कहां पड़ता है, लखीमपुर यूपी का सबसे बड़ा जिला माना जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। दूसरी बात है पीलीभीत में पाया जाता है पीलीभीत भी क्या है, पीलीभीत में बिहार है जो टाइगर प्रोजेक्ट के लिए, वो भी कहां पाया जाता है, यूपी के अंदर पाया जाता है। अगला है जिम कार्बेट के बारे में बात करें, हम पहले भी कर चुके हैं। जिम कार्बेट के बारे में बात करें तो आप सभी को पता होगा जिम कार्बेट कितने, यूके के अंदर, उत्तराखंड के अंदर। एक होता बांदीपुर का नाम लिखते ही मैंने बताया था बांदीपुर की बात करें वो आता है कर्नाटक में। कहां पाया जाता है बेटा, कर्नाटक। इसे साथ के साथ नोटिस करते चले, कर्नाटक के अंदर बांदीपुर नेशनल पार्क। और बांदीपुर कान्हा किसली ये एमपी में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, कान्हा किसली। एक है कान्हा किसली, ये तुम्हारा किसमें पाया जाता है, एमपी के अंदर। कहां पाया जाता है, एमपी के अंदर। एक आपने देखा होगा मानस पाया जाता है असम के अंदर। कितना पाया जाता है, मानस। मनुष्य के लिए मानस बोल देते हैं सांस्कृतिक भाषा में। मनुष्य कहां पाया जाता है, मानस, ये तुम्हारे असम के अंदर पाया जाता है। कहां पाया जाता है, असम के अंदर पाया जाता है। एक है हमारा पलामू झारखंड के अंदर, रणथंभौर राजस्थान के अंदर, पलामू एक पाया जाता है। पलामू ये तुम्हारा झारखंड के अंदर पाया जाता है। बिहार के पास एक छोटा सा स्टेट कटा था झारखंड, पलामू एक पाया जाता है। रणथंभौर, ये रणथंभौर है,
रणथंभौर में भी पाई जाती है इनकी संख्या। थंभौर, रणथंभौर की यदि हम बात करें, रणथंभौर राजस्थान के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? राजस्थान के अंदर पाया जाता है। रणथंभौर। पेरियार केरल के अंदर पाया जाता है। कहां पाया जाता है? पेरियार। पेरियार जो पाया, पेरियार नदी के नाम पेरियार, ये कितना केरल के अंदर पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है केरल। सरिस्का है, ये अलवर के अंदर पाया जाता है राजस्थान में। सरिस्का ये कहां पाया जाता है? राजस्थान के अंदर पाया जाता है। इसे राजस्थान के बारे में देखेंगे, राजस्थान स्टेट में पाया जाता है। एक है बुक्सा, ये पश्चिमी बंगाल के बारे में। बुक्सा में पश्चिमी बंगाल के लिए पाया जाता है। किसी पश्चिमी बंगाल में पाया जाता है। इंद्रावती है, वो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। इंद्रावती ये छत्तीसगढ़ में बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार आपको सम्मिलित क्रम बनाने के लिए आ जाते हैं बेटा। एक पड़ता है तो नागार्जुन सागर, नाम दफा है। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ता है बेटा। कौन सा? नागार्जुन सागर ये तुम्हारा आंध्र प्रदेश के अंदर पाया जाता है। कहां बेटा? आंध्र प्रदेश के अंदर पाया जाता है। और एक होता है नाम दफा बेटा। नाम दफा बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम दफा ये तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश के अंदर पाया जाता है। कहां पाया जाता है बेटा? अरुणाचल प्रदेश के अंदर पाया जाता है। तो इसे विशेष करके ध्यान रखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर पाया जाएगा। उसके बाद में बेटा पेंच है, एमपी और महाराष्ट्र में। बांधवगढ़ पेंच है, ये दोनों संयुक्त रूप से क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? ये एमपी प्लस महाराष्ट्र दोनों में पड़ता है, इसीलिए इस पेंच को हम कह देते हैं। एक और पड़ता है बांधवा, एक पड़ता है बांधवा नेशनल पार्क। बांधवा वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बांधवा भी, ये भी बांधवा जो पड़ता है ये तुम्हारा एमपी के अंदर पड़ता है। कहां पड़ता है? एमपी के अंदर पड़ता है। पन्ना एक जिला है जहां हमारा पन्ना के बारे में आपने देखा होगा, जहां की हीरा बहुत फेमस है। पन्ना जो पाया जाता है, पन्ना ये भी अभी न्यू बना है एमपी के अंदर। इसका भी थोड़ा सा बातचीत हुई थी कुछ दिन पहले, करंट में एक सवाल आया था पन्ना के ऊपर। पन्ना एमपी में पाया जाता है। एक होता है दाम्फा, एक दाम्फा मिजोरम में पाया जाता है। दाम्फा तो जो खास हैं जो पूछे जाते रहे हैं आज तक, उनको मैंने कराया, इन्हीं में से आपका सवाल बन जाता है। इन्हीं को याद कर ले। सोनाबेदा उड़ीसा के अंदर। सोनाबेदा कौन है? सोनाबेदा एक भी पड़ता है, वो उड़ीसा के अंदर पड़ता है। कहां पड़ता है? उड़ीसा के अंदर पड़ता है। एक होता है रातापानी, ये एमपी के अंदर पड़ता है। कौन सा पड़ता है? रातापानी। तो रातापानी ये कितना के पड़ता है? एमपी के अंदर पड़ता है। कहां पड़ता है? एमपी, मतलब कि महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। तो इन सब का एक प्रोजेक्ट योजना के बारे में मैंने आपको बताया। तो आज के लिए इतना ही काफी। तो सभी लोग मेरे वीडियो को देखकर नोटिस करते हैं आज के लिए।